नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी का जो है पेपर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आने वाले जो रीट का एग्ज़ाम है, जिन लोगों ने अभी तक रीट का फॉर्म नहीं भरा है वो अभी जा करके फिल कर लीजिए। 15 जो है जनवरी उसकी लास्ट डेट है। 27 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है। अभी बहुत वक्त है आपके पास, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, आप तैयारी पूरी शुरुआत से कर सकते हैं। तो अभी आपका अगर आपका जो है सपना है सरकारी टीचर बनने का, तो आपके पास ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि राजस्थान में कम से कम 85,000 वैकेंसियाँ आने वाली हैं। जिस तरीके से बिहार में सब लोगों की जो है अदर स्टेट्स के बच्चों की जो है नौकरी लगी, उसी तरीके से आप जो है राजस्थान में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है इस वीडियो में हम सीडीपी के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा सिलेबस के क्वेश्चंस होंगे, मतलब सो सीडीपी का रीट का जो सिलेबस है, सीडीपी के अंतर्गत जो जो क्वेश्चंस सिलेबस में दिए गए उन सभी टॉपिक्स पर हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चंस के जो फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चंस के नोट्स जरूर बनाइएगा। जो क्वेश्चंस आपको पता है उसको तो रहने दीजिए, जिन क्वेश्चंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएं उसको एक वन लाइनर नोट्स जैसे बनाते चलिएगा। उसको क्रमबद्ध मत करिएगा कि ये चीज़ वहाँ लिखूँ, ये चीज़ वहाँ लिखूँ, पियाजे के बारे में कहीं और, सब लिखते जाइए। जो एक लाइन एक के नीचे लिखते जाइए, और जितनी जगह से आप पढ़ सकते हैं कोशिश करिए सब जगह से पढ़ने की। ठीक है, जिस पर ज़्यादा आपको भरोसा है और जिसकी बातें आपको समझ में आती हो, सिंपल शब्दों में आपको जो समझाता हो, आप उससे पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। दूसरी चीज़ है, मैं यहाँ पे जो सिंपल शब्दों में बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए और आपका रीट का एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाई होगा। अगर आप रीट नहीं देना चाहते हैं और आपका केवल लक्ष्य जो है सीटेट एग्ज़ाम तक है, तो ध्यान रखिएगा सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई 2025 में एग्ज़ाम हर साल होगा। ठीक है, तो इस वर्ष जो है जुलाई में होगा, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर लीजिए। तो उस समय आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपका रिवीजन भी होता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस वही हैं, तरीका वही है, सब कुछ पढ़ना वही है। थोड़े से डिफरेंट लेवल हो जाता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आप बेसिक तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ना इतना बड़ा टारगेट नहीं होगा, क्योंकि मुश्किल से 35 मिनट का 30 मिनट का वीडियो रहता है। आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके ज़रूर देखते होंगे, तो उसको इस तरीके से देखेंगे तो 20-15 मिनट में जो है आपका पूरा एक कंप्लीट वीडियो जो है हो जाता है। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीडीपी जो है आज कर रहे हैं। कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो हमने बाकायदा टॉपिक वाइज किया था। तो कल जो है, कल का जो वीडियो था हमारा वो विकास और वृद्धि, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से संबंध में था। पूरा जो है एक थ्योरी वीडियो था, और उसके बाद मैंने जो है क्वेश्चंस भी उसके कराए थे। करीब 50 क्वेश्चन है। वो पहला टॉपिक है, जो पहला मतलब सिलेबस का पहला ही टॉपिक है रीट के, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ से क्वेश्चंस 101% मिलते हैं देखने को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 40 लाइक्स का। लाइक्स मोटिवेशन के लिए है, हम इसी प्रकार से मोटिवेट होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, आप सब्सक्राइब करिए, दूसरों दोस्तों से शेयर करिए जो एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, जो सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन सभी दोस्तों को जो है साथ में लेकर के चलिए। आप लोग एक दूसरे के साथ पढ़िए, कि उससे पूछिए कि तुमने क्या पढ़ा है, किस तरीके के नोट्स बनाए, नोट्स शेयर करिए एक दूसरे को। ठीक है, इसी तरीके से चलिएगा। पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से कहूँगा। बहुत सारे जो है आपको पेड के लिए जो है वो करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए पेड बैच की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप पेड के चक्कर में मत पड़िएगा। जहाँ से जो मटेरियल मिले, पूरा कंप्लीट मटेरियल आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, हर जगह से, जहाँ आपको ठीक लगता है। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और क्या क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट मतलब यूनिक होता है, इसका क्या अर्थ होता है? तो हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। उसकी हर एक बच्चे की, हम सभी को पता है कि मेरी आइडेंटिटी अलग है, मेरी पहचान अलग है, शारीरिक हो चाहे मानसिक रूप, बौद्धिक रूप हो, मेरा चेहरा, रूप, रंग सब अलग तरीके से होता है। आप जहाँ जो आप सुन रहे हैं मेरी बातों, उन सब की अपनी अपनी एक पहचान है। तो इसका मूल अर्थ यह होता है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है। तो बस जब यहाँ पहले ही बता दिया कि यूनिक है, तो यहाँ पे समान विशेषताएं ना होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य, ये गलत है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है, या फिर एक विषम रूपी जो है शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, या फिर इसका आंसर होगा कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताएं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो देखिए, विशिष्ट का मतलब होता है, आंसर यहाँ पे डी होगा। दो बच्चे जो है उनकी एबिलिटीज़ जो हैं, उनके जो है इंटरेस्ट है, उनकी जो प्रतिभाएं हैं, उनमें वो समान नहीं होते। चाहे वो रंग हो, रूप हो, किसी भी रूप में दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते।
अच्छा, ये समझने वाली बात है कि ये दो रूप में क्यों नहीं समान हो सकते। ठीक है, एक मां से उत्पन्न बच्चे, है ना, दो बच्चे, है ना, दोनों भाई अलग अलग होते हैं, कई बार देखते हैं अलग अलग दिखते भी हैं, उनका रंग अलग होता है, तो इसका क्या मूल कारण होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ ले तो इस दो टर्म को याद रखिएगा। डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है उसमें दो चीजें बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है, एक तो हेरिडिटी की और एक इन्वायरमेंट की। तो आसपास का कैसा इन्वायरमेंट है बच्चे के साथ, है ना, वो क्या सीख रहा है, उसके दोस्त अलग होंगे, वो जिस स्कूल में पढ़ रहा होगा, जिस सीट में बैठता होगा, उसके आसपास का माहौल कैसा होगा, उसके टीचर कैसे होंगे, इससे बहुत सारा जो है बच्चे के डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। और वहीं पे हेरिडिटी का तो अर्थ रहता ही, क्योंकि एक ही माँ से उत्पन्न दो बच्चों के भी गुणों में जो है जीन में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इन दोनों से जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक, और भी बहुत सारे कारक होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मूल एक कारण होते हैं। ठीक है, बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल ये अदा करते हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए विशिष्ट के संबंध में तो यहां पे डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बातों को फास्ट फॉरवर्ड करिएगा, सुन लीजिए, लेकिन पूरी कंप्लीट बात सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में बच्चे बहुत फेल होते हैं और उसका मूल कारण यही होता है कि वो बातों को समझते नहीं है। और फिर जब क्वेश्चंस आता है यहीं से उनको लगता है प्रतिभाशाली बच्चे तो बहुत आसान है, क्या ही होता है, उनको तो लगता है समावेशी इंक्लूसिव जो है क्लासरूम क्या होता है ये तो मुझे पता है अच्छे से, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखिए ऐसे एग्जाम्स में, सीटेट के एग्जाम में 25-30 लाख बच्चा फॉर्म भरता है और 3 लाख 4 लाख बच्चे पास होते हैं। मतलब रेशियो मतलब 15% का, मुश्किल से 15-18% का होता है। ठीक है, तो यह फेल होने का यही मूल कारण होता है। तो मेरी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं उसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में सुनते हैं, सिंपल शब्दों में मैं पढ़ाऊंगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। अगर आप टीचर हैं तो अगर आप जो है टीचर हैं, क्लास 1 से क्लास 5 तक पढ़ाते हैं, प्राइमरी, LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में पढ़ाते हैं, तो बच्चे के बाल मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है, तो बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है बाल मनोविज्ञान। अगर बच्चे के बारे में आप जान जाएंगे, उनके जो है नेचर के बारे में समझेंगे, छोटे बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है, कब क्या करता है, किस तरीके से रोने पे उसको किस तरीके से जो है एक्शन लेना चाहिए हमें। जैसे मदर जो है जब बच्चा रोने लगता है तो उसको पता होता है कि बच्चा भूखा है ना, नहीं बच्चे को कहीं चोट तो नहीं लगी है, वो किस तरीके से उसकी पसली तो नहीं दर्द हो रही, इस तरीके से होता है। तो क्योंकि माँ जो है बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझती है। अब यहाँ पे टीचर का रोल हो रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वहां पे होगा डी आंसर। ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, जब आप बच्चे के बारे में जानेंगे समझेंगे तो ये बच्चे के कहीं ना कहीं व्यवहार को समझने जो है बच्चे के व्यवहार को समझने में सहायता करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है गौण, गत्यात्मक, स्थिर और प्राथमिक। तो देखिए यहां पे आंसर है ऑप्शन सी, आनुवंशिकता को स्थिर स्टैटिक संरचना माना जाता है। स्टैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आनुवंशिकता जो है वंशानुक्रम जिसे कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, आनुवंशिकता, ये तीनों नाम है इसके। अगर जो माता पिता से जो बच्चों में जो गुण आते हैं वो गुण जो होते हैं स्थिर होते हैं, मतलब इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, इनमें कोई भी किसी प्रकार के चेंजेस नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर जो है उसमें गुणों को चेंज करने की कोशिश कर सकते। जो माता पिता के गुण होंगे, जो भी एबिलिटीज होंगी माता पिता के अंदर, शारीरिक हो चाहे कोई शारीरिक दोष हो, चाहे मानसिक दोष हो या शारीरिक गुण हो, बौद्धिक गुण हो, वो सभी चीजें मिलेंगे। ठीक है, सारे चीजें होती हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, ये नैतिक, जहां तक कि बच्चा, सारे गुण जो है माता पिता से मिलते हैं। तो ये जो गुण होते हैं ये एक स्थिर होता है, इसीलिए इसे सामाजिक स्थिर संरचना माना जाता है। ठीक है, स्थिर सामाजिक संरचना, ये इसका मूल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण क्या होता है। तो देखिए सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों के साथ जो है मूल्य, विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करने की जो है एक प्रक्रिया होती है। तो सामाजिकरण में होता है, मूल अर्थ ये होता है कि समाज के जो नियम होते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के कुछ नियम होते हैं, नियम कानून होते हैं। जैसे आप यूपी में रहते हो तो वहाँ के रिचुअल्स होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं कि लोग यहाँ पे किस तरीके से एक्शंस करते हैं, किस तरीके से हाव भाव करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से बर्ताव करते हैं, कैसे समय में कैसे बात करते हैं। गाँव में अलग जो है उनका होता है, उनका बातचीत करने का तरीका अलग होता है गाँव में, है ना, उनका पहनावा अलग होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये मूल्य, विश्वास, अपेक्षाएं, है ना, सब कुछ जो होता है यही सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है,
यहाँ पे मित्रों के साथ सामाजिक बनने की प्रक्रिया नहीं कहलाती, ना कि घुलने मिलने और समायोजन की और एक समाज की सांस्कृतिक आलोचना करना सीखने की, तो ये सभी आंसर नहीं होंगे। समाजीकरण का मूल अर्थ यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक जो है मूल्यों को विकसित करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। तो देखिए समाजीकरण जो है एक टॉपिक दिया हुआ है रीट के एग्जाम में सीडीपी में, तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो अगर बच्चे के अंदर सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके जो है विकसित कर सकते हैं, या फिर आदर्श रूप से बर्ताव करके, या महान व्यक्तियों के बारे में बात करके, या उन्हें अच्छी कहानियां सुना करके। तो देखिए अगर बच्चे के अंदर आपको सामाजिक मूल्यों को डेवलप करना है तो वैसे ही बच्चे के साथ जो है व्यवहार करना पड़ेगा, अच्छे आदर्श रूप में बर्ताव करना पड़ेगा। आप बच्चे के साथ अच्छे तरीके से बात करिए, है ना। आप खुद जो है गाली गलौज मत करिए, खुद लड़ाई झगड़ा मत करिए, हम्बल होकर के बात करिए, आप करके बात करिए बच्चे के साथ, है ना। जेंटल मतलब जिस तरीके से होता है ना, काइंड जो है बात करेंगे। जैसा बच्चा जो है आपको देखेगा करते हुए एक्शंस, वैसे ही वो उन अनुकरण, क्योंकि बच्चा अनुकरण के माध्यम से ऑब्जर्व करता है, आपके एक्शंस को ऑब्जर्व करता है, फिर वही एक्शंस को रिपीट करता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कई घरों में लड़ाई झगड़ा होता है तो माता पिता जो है बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा तू तू मैं नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे उसी देख करके उसी तरीके से बन जाएंगे। तो बच्चे ये चीज़ें होती है। तो सामाजिक मूल्यों को विकसित करने के लिए सबसे मूल अर्थ यही होगा कि आप उन बच्चों के साथ आदर्श रूप से बर्ताव करें, उनके साथ बिहेव करें, उनके साथ समय गुजारें, टाइम बिताएं। तो ये मूल अर्थ में यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है किससे। तो देखिए अक्सर जो है आपने देखा होगा कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ जो है आनंद नहीं लेते, मतलब मज़ा नहीं आता उनको खेलने में, लेकिन जैसे ही कोई और आ जाता है, कोई और बाहरी व्यक्ति आ जाता है, उसके साथ वो इंटरेक्ट होने लगते हैं, उसके साथ बैठने घुलने लगते हैं, या स्कूल में बैठे ऐसे बर्ताव करने लगते हैं। इसका क्या मतलब, यहाँ पे अभिभावक हो या कोई अन्य व्यक्ति का नाम हो तो उस व्यक्ति के लिए कम आनंदित होता है, क्योंकि इसका क्या मूल अर्थ होता है, शारीरिक विकास से है, यहाँ पे मानसिक विकास से, भाषा विकास से, इसके सामाजिक विकास से। भाई उसका जो सामाजिक विकास में जहाँ पे बच्चे को मूल्य सिखाए जाते हैं, है ना, उसको जो है उसके साथ सही से बर्ताव किया जाता है, तो अभिभावक क्या होता है, हो सकता है कि वो बच्चे के साथ जो है बातचीत नहीं करते होंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते होंगे। वो कहता होगा पापा ये गेम खेलो, तो कहते होंगे बेटा मेरे पास समय नहीं है, चलो भागो यहाँ से। या फिर वो इतना झगड़ेलू किस्म का होगा, इतना नेचर जो है हार्ड किस्म का होगा, तो बच्चे उसके साथ पास आने से डरते होंगे। तो इस तरीके के जो है अगर एक्शंस घर में हो रहे हैं, हरकतें ऐसी हो रही हैं, तो ये जो है बच्चा कम आनंदित महसूस करेगा। तो ये उसका मूल ये अर्थ है सामाजिक विकास से। हो सकता है माता पिता का सामाजिक विकास इसी तरीके से हुआ हो, अब वो बच्चे के साथ भी वैसा ही हरकतें करेंगे, तो वैसा वो भी बन जाएगा आने वाले समय में, वो भी अपने बच्चों को समय नहीं देगा। तो यहाँ पे मूल अर्थ यहाँ पे डी में आंसर है। ठीक है, समझ के जो है क्वेश्चंस को पढ़िएगा, समझ के सॉल्व करिएगा। समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बातों में ही बहुत सारे आंसर छुपे होते हैं। 7वां क्वेश्चन है, बच्चे में जो है बौद्धिक विकास जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जो है 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की गई है। तो देखिए बच्चों में जो बौद्धिक विकास की जो पहचान की गई, यहाँ पहले बताया गया 4 विशिष्ट अवस्थाओं की, है ना। तो ये 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन सी हैं, किसके द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और इसी को हम बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। संज्ञान का मतलब होता है बुद्धि का विकास, से बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी हम इसे कह सकते हैं। तो पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो है 4 जो है चरण बताए थे। ध्यान रखिएगा 4 चरण बताए थे। ये चारों चरण आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, जिसका नाम है संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है नाम है इसके, चारों क्रम से हैं। और इन चारों के जो है बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, जो मैं अगले वीडियो में आपको पियाजे जब कराऊंगा तो पूरे तरीके से मैं आपको पियाजे रटा दूंगा। ठीक है, इसकी 4 अवस्थाओं के बारे में बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहां पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जो है समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। तो अब यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, इंक्लूसिव जो है एजुकेशन पॉलिसीज होती क्या है, तो इसका मूल अर्थ क्या होता है। अगर इसका मूल अर्थ समझ गए तो आंसर आप ऑटोमेटिकली लगा लेंगे।
तब समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा होती है जहां पे सभी बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने पे जो है फोकस किया जाता है। सभी को मतलब है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, तो चाहे वो पैसे वाला हो, सामाजिक पृष्ठभूमि का कमज़ोर हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, सभी को जो है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, सभी बच्चों को शिक्षा उसी स्कूल में दी जाती है। उसके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे उसके लिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती, तो समावेशी शिक्षा इसी को कहा जाता है। तो इसकी मूल आवश्यकता नहीं है, ये केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि जो है करती है। तो यहाँ पे केवल विशेष आवश्यकता वाले, मैंने आपको बताया कि समावेशी शिक्षा में सभी को समावेश किया जाता है, अमीर, गरीब, विशिष्ट पृष्ठभूमि वाले, चाहे जिस पृष्ठ की भूमि के हों, चाहे पिछले वर्ग के, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी धर्म, जाति, सबको जो है इंक्लूड कर लिया जाता है इसमें। तो यहाँ पे केवल बोल रहा है विशेष आवश्यकता वाले। विशेष आवश्यकता वाले मतलब जो दृष्टिबाधित हो सकते हैं, जिनको आंखों से ना दिखता हो, जो कहाँ समझ सही से सुन नहीं पाते होंगे, या फिर थोड़े से जो है मैच्योर अभी नहीं हो रहे हैं, या उनके जो है पढ़ने की जो है आईक्यू कमज़ोर है, बच्चा बहुत कमज़ोर है, तो इस तरीके के बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन, यहाँ पे एक गलत होगा। बाकी देखिए, ये दिव्यांग बालकों को देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तित्व विकास की ओर सेवा में बदलाव है। ये समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, जो यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। ये सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो ये समावेशी शिक्षा के कुछ जो है मूल जो है अर्थ जो है बताए गए हैं। तो यहां पे आंसर ए जो है गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा की तो परिभाषा आपको पता ही होनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा जो है, जो कि रीट के एग्जाम में बाकायदा उसने लिख करके बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है क्या है, इससे संबंध में कौन से क्वेश्चन होते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो बना रखा है सीटेट के तहत, वो आप देखिए, नहीं तो मैं अदरवाइज जो है मैं आपको कल जो है शिक्षा का अधिकार जो इससे संबंध में क्वेश्चंस तो मैं दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तब आप वीडियो देख लीजिएगा, बाकी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे जो आंसर है देखिए, तो इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में नहीं बताते, यहां पे समावेशी की शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित से किस पर आधारित है। तो देखिए, ये व्यवहार सिद्धांत पर आधारित नहीं है, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृद्धि पर आधारित है, सहानुभूति पर नहीं है। ठीक है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य जो है इस पे नहीं है। मुख्यतः जो है व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना जो है यहां पे इसका मूल अर्थ निकल रहा है। आंसर है यहां पे डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। तो देखिए, बुद्धि पर जो है पूरा एक टॉपिक सिलेबस पे दिया गया है, तो बुद्धि के संबंध में जो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको पता होने चाहिए। तो फिलहाल के लिए हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत में दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। इसके तहत इन्होंने 9 प्रकार के जो है 7 प्रकार की डिफाइन किया था, फिर 9 प्रकार हो गए थे, 2 और जुड़ गया था। तो आप 9 याद कर लीजिए, चाहे 7 याद कर लीजिए, जो भी होगा ऑप्शंस में आपको प्रॉपर एक दिया जाएगा। तो 9 प्रकार की जो है बुद्धि को डिफाइन किया था। तो ये इन्होंने जो बताया था, इस पर जो डिफाइन किया था, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को जो है एबिलिटीज को डिफाइन किया था। मतलब इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विलक्षण योग्यताएं होती हैं, इन 7 योग्यताओं में से कोई भी विलक्षण योग्यताएं हो सकती हैं। तो सामान्य बुद्धि के अलावा, ध्यान रखिएगा, जनरल बुद्धि के, सामान्य बुद्धि के अलावा बच्चे में एक जो है यूनिक एबिलिटीज हो सकती है। अब वो यूनिक एबिलिटीज को इन्होंने 7 प्रकार या फिर कह लीजिए 9 प्रकार से डिफाइन किया था। और वो यूनिक एबिलिटीज कौन कौन सी थी। कोई व्यक्ति जो है हो सकता है कि म्यूजिक में अच्छा हो, सामान्य तो है ही है वो, उसके साथ साथ वो म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, वो मैथमेटिकल गणनाओं में अच्छा हो सकता है, साइंस में अच्छा हो सकता है, खाली स्थान को समझने में वो जो है उसकी क्षमता हो सकती है। खाली स्थान को समझता कौन है, जैसे जो आर्किटेक्ट होते हैं, है ना। एक सादा पेपर जो है दे दीजिए उस आर्किटेक्ट को, और वो आपके घर के बढ़िया डिज़ाइन बना देगा। या फिर उस सादा पेपर आप दे दीजिए उस आर्टिस्ट को जो आपके घर की बेहतर जो है घर की कह रहा हूँ, उस आर्टिस्ट को दे दिए जो उसमें बेहतरीन जो है ड्राइंग बना देगा, है ना, किसी जो है देवी देवताओं की या कोई भी एक, है ना, वो क्रिएटिव माइंडेड होगा। ठीक है, ये हो गया। और कुछ के अंदर जो है और फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है कि बहुत अच्छी, जैसे कि खेल में बहुत अच्छी एबिलिटीज़ हो सकती है,
फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है खेल के संबंध में, जैसे हुसैन बोल्ट थे, इस तरीके से, जैसे विराट कोहली, या फिर जो है भाला फेंकने वाले जो थे नीरज चोपड़ा, इस तरीके से एबिलिटीज की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे आंसर होगा डी। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का जो है एक मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पहले ही बता दिया गया है कि जो है आरटीई एजुकेशन जो है इसमें पहले से सिलेबस में शामिल है, तो ये आरटीई के तहत जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो यहाँ पे देखिए पहले तो आप याद रखिएगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जिसके माध्यम से जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, वो है 86 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखिएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे जो है बनाया गया था। याद रखिएगा, शिक्षा को जो मौलिक अधिकार जब घोषित किया गया था, तो ये घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश था। याद रखिएगा, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, 135वां देश था, और इसके तहत जो है 135वां देश था, ये चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए। इसके तहत और मैं क्या बताना चाहूंगा, यहां पे जो है 26 अगस्त, ध्यान रखिएगा 26 अगस्त 2009 को जो है आरटी राइट टू एजुकेशन जिसे कहते हैं, आरटी राइट टू एजुकेशन 2009 जो कि सिलेबस में दिया गया है आपके, तो ये जो है पारित हुआ था। डेट बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 26 अगस्त 2009 को जो है आरटी राइट टू एजुकेशन 2009 को इसे पूरे देश में लागू किया गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दोनों चीजें। ठीक है, इसके तहत जो है एक जो है 2000 ये जो 86वां संशोधन है वो 2002 में जो है पारित हुआ था। इसके तहत जो है अनुच्छेद 21 जो है ए जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इतनी बातों को आपको नोट कर लेना है। एक और याद रखिएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है, तो 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जो कि 1976 हुआ था, 76 में जो है पारित किया गया था, इसके तहत जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था, समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, समवर्ती सूची में जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का जो है रोल होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों का रोल होता है, तो समवर्ती सूची में डाला गया था कब? 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सारे फैक्ट्स नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। नेक्स्ट, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो है सृजन करते हैं, ये जो है कथन जो है किसका देन है, किसने कहा था? तो ये दिया था, ये बताया था ये पियाजे ने। पियाजे ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत 4 चरण बताए थे, 4 स्टेजेस बताए थे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। पूरे क्रम से आपको याद रखना है, ये सभी चीजें आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, जब मैं प्रॉपर पियाजे आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप नोट करते जाइए, जो बातें आप नोट कर सकते हैं। तो इन्होंने, पियाजे ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा था, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। संज्ञा इसलिए दी थी क्योंकि बच्चा अपने जो है डेवलपमेंट में होता है, और बच्चा जो है एक ऐसी अवस्था में होता है जब वो 1 वर्ष की अवस्था से बढ़ते 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 एक अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब वैज्ञानिक सोच का होने लगता है, जैसे कि 11 वर्ष से अधिक वाला बच्चा हो जाता है। तो यहां तक आने में जो है इसको इसीलिए रूप में डिफाइन किया था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो खुद ही खोज करता होता है, धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है, आसपास जो हो रहे होते हैं चीज़ें, है ना। मैच्योरिटी के साथ जैसे जैसे वो एज में बढ़ेगा, मैच्योर होगा, लोगों के साथ संपर्क में आएगा, वैसे वैसे वो जो है एक नए डिफरेंट जो है गुणों को प्रदर्शित करने लगेगा। तो ये कथन जो है आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग ने जो है प्रस्तुत किया था। तो कोलबर्ग ने, हम सभी को बिल्कुल रटा होना चाहिए कि कोलबर्ग ने जो है कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसके सिद्धांत का नाम क्या है? तो यहां पे जो है इसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास के इन्होंने 3 चरण जो है प्रस्तुत किए थे। तो 3 चरण है प्री कन्वेंशनल लेवल, ध्यान रखिएगा, इसको आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा। हिंदी में नाम इसके कंफ्यूजन डालते हैं, कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि हर नाम हर बार, मैं तो इसके 3-4 नाम आपको डिफाइन कर रहा हूं, बताए गए बहुत सारे, कई बार जो है पूर्व जो है कुछ और नाम दे देंगे, पूर्व परंपरागत, कुछ जो है पश्चिम परंपरागत, इस तरीके से, है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्चिम परंपरागत, या है ना। तो यहाँ पे उत्तर परंपरागत हो सकता है, तो इस तरीके। तो इसका नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल।
अगर आपको नहीं पता है तो इसको सुन लीजिए। प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे में जो नैतिकता होती है वो मिलती है बाहर से, मतलब उसके अंदर नैतिकता के गुण नहीं होते। जो भी माता पिता उसे बाहर से, माता पिता या कोई भी समाज का जो भी कोई आदमी उसकी जो है परवरिश कर रहा है या कोई भी अन्य, है ना, वो सभी जो भी उसको नैतिकता के गुण देंगे उसको वो अर्जित कर लेगा, अपने अंदर बिठा लेगा। अच्छी बातें बताओगे तो अच्छे बैठाएगा, गलत बातें बैठाओगे तो जो है गलत चीजें सीखेगा। तो यहां पे नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, यहां पे नैतिकता होती ही नहीं है बच्चे के अंदर। जो भी नैतिकता मिलती है उसको बाहर से मिलती है। दोनों लाइनें आपको याद रखनी है, अनुपस्थिति होती है नैतिकता की और नैतिकता बाहर से मिलती है। अब यहां पे आता है कि नैतिकता आंतरिक कारणों से अंदर कब होती है, तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में बच्चे के अंदर जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चा जो है नैतिक गुणों को भी प्रदर्शित करने लगेगा, सामाजिक मूल्यों को भी फॉलो करने लगेगा। सामाजिक मूल्य अगर गलत है तो उनको बदलने का भी प्रयास करेगा, ये सारे गुण होने लगे। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में बच्चे के अंदर नैतिकता आंतरिक कारणों से आती है, सही गलत की पहचान होती है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। बाकी आपको मैं बाकायदा जो है इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट, कोलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिकता जो है बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिक कारणों पर आधारित होती है? तो देखिए मैंने आपको बताया था 3 लेवल में आंतरिक कारणों से आधारित होती है। इसका मतलब है कि वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है जिसका नाम है पश्चात प्रचलन स्तर। देखिए यहां पे पश्चात प्रचलन स्तर है, या फिर इसका नाम है पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। तो याद रखना, इंग्लिश में नाम आपको याद रखना है प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, और वही चीज है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक, तो आंसर है यहां पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका जो है अक्सर घर में बहुत ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन जब वो स्कूल जाती है तो खूब बातें करती है, खूब चहलकदमी करती रहती है। तो ये उसके बाद किस चीज के एक्शंस को दर्शाता है कि वो स्कूल घर में तो नहीं बात कर रही है लेकिन जो है स्कूल में खूब बातें कर रही है? तो इसका आंसर है यहां पे विद्यालय हर समय बच्चों की खूब बात करने का अवसर देता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षकों की यह मांग होती है, टीचर की यह मांग होती है कि बच्चे जो है विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका का अपना घर पसंद नहीं है, या फिर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अब जब क्या होता होगा कि वो घर में जब भी बोलती होगी मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची जिससे भी वो बोलती होगी, तो उसके बातों को महत्व न देकर के उसकी बात को काट देते होंगे, या उसके बाद उसकी जो जिज्ञासा होती होगी किसी क्वेश्चंस को लेकर, किसी चीज़ को लेकर के, उस जिज्ञासा को बच्चे को शांत नहीं करते होंगे, उसके जवाब नहीं देते होंगे। तो इससे क्या होता है, वो धीरे 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 अंदर ही अंदर जो है चुप रहने की उसकी हैबिट बन जाती है। फिर वो समझ जाती है कि मुझे कोई बात ही नहीं करता। अक्सर आप देखिए छोटे बच्चे जो है अक्सर आपको जो है 4 साल के 3 साल के बच्चे ये अक्सर कहते रहते हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है ना, पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। इस तरीके से बच्चे अक्सर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अक्सर देखते हैं कि अरे वो उसकी छोटी बेटी, अब मान लीजिए 4 साल का एक लड़का है, अब उसके घर में एक जो है अभी एक छोटी बच्ची पैदा हुई है ना, या वो जो 1 साल की हुई है, 6 महीने की हुई है, तो अक्सर छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ज़्यादा दुलार दिखाने लगते हैं, उनको आते ही जो है गोद में पहले उठा लेते हैं। तो छोटा जो 4 साल का है वो बच्चा अक्सर देखता है तो उसको लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, वो उन छुपी हुई भावनाओं को नहीं समझ रहा होता है। तो यहाँ पे उसके विचारों को मान्यता देना बहुत ज़रूरी है, उसकी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे से भी वो इसी तरीके से एक्शन, उसी तरीके से प्यार दुलार दिखाइए जिस तरीके से आप छोटे के साथ एक्शन वो कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से बच्चा जो है आपके साथ और घुले हुए। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, छात्र केंद्रित जो है शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो यहां पे छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की जो विशेषता है वो है, यहां पे 16वें का जो आंसर है वो है बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। तो यहाँ पे जो भी बच्चे अनुभव करते हैं, जो भी अनुभव फील करते हैं, उनके इंटरेस्ट को मतलब उनके इंटरेस्ट को महत्व देना, उनकी रुचियों को महत्व देना, उनके अनुभवों को महत्व देना, इसमें जो है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो बुद्धिमान बच्चों का लक्षण क्या नहीं है? जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखता हो, या फिर जो प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की जो क्षमता रखता हो, जो मूर्त रूप से सोचने की क्षमता रखता हो, या फिर अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता रखता है। अमूर्त का मतलब होता है चिंतन द्वारा। मैंने आपसे जैसे कहा कि 2 + 2 कितना होता है, तो आपने दिमाग में सोचा अरे 2 + 2 = 4। मैंने पूछा 18 × 18 कितना होता है, तो आपने मन ही मन में सोच करके उसका क्वेश्चन का जवाब दे दिया।
25 इंटू 25 कितना होता है? आपने कहा 625। तो आंसर ये होता है अमूर्त चिंतन। ठीक है, इमेजिनेशन से चीज़ों को सॉल्व करना। अमूर्त तो क्या होता है? सामने से 2 + 2 = 2 होता है। ये 2 बच्चा इस तरीके से सॉल्व करता है, तो ये 4 हो गया आंसर। तो यहाँ पे अमूर्त सोच वाला था, अमूर्त दोनों होता है। नए परिवेश को स्वयं को समायोजित कर सकता है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं माना जाता है, जो लंबे निबंधों को जो है रटने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है मनोवैज्ञानिक बुद्धि के संदर्भ में जो है क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो अभी तो फिलहाल आप बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया था। इसके अंतर्गत इन्होंने जनरल बुद्धि और स्पेसिफिक बुद्धि, जिसे कहते हैं सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि वही जो एक कॉमन मैन के पास होती है, जो सामान्य रोजमर्रा के जो है दिनचर्या में जो आप करते हैं। विशिष्ट बुद्धि जो कि आपको मैंने जो है गार्डनर में बताया था कि म्यूजिक अच्छा बजा लेता हो, तो वो विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत आता है। मैथमेटिकल गणनाओं को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता हो, वो विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत आता है। कवि लेखक हो, कविताएं लिखता हो, शेरो शायरी कर देता हो, तो विशिष्ट बुद्धि के अंदर। जैसे सिद्धू है, जो क्रिकेटर है, जो कपिल शर्मा के शो में आता था, सिद्धू, जो अचानक जो है कविताएं कर देता था, शायरी कर देता था। तो वो जो शायरी होती है वो हर व्यक्ति के अंदर एबिलिटीज़ नहीं होती है, वो विशिष्ट स्पेसिफिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। तो 2 चीज़ों के बारे में इसी तरीके से डिफाइन किया था, वो है स्पीयरमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व जो है प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है कि भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। देखिए, भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता जो है बच्चे में होती है, ये बिल्कुल सही बात है। और ये जन्मजात क्षमता जो है किसने बताई थी? ये चोम्स्की ने बोली थी। तो आनुवांशिक रूप में ऐसी जो है क्षमता तो उनके अंदर होती है, लेकिन अगर बच्चे को ये क्षमता है और उसको ऐसा माहौल ना मिला, उसको जो है माता पिता ने उसके साथ बात नहीं की, उसको संज्ञानात्मक जो है प्रभाव नहीं डाला, है ना, उसको जंगल में छोड़ दोगे तो कितना भी आनुवांशिक गुण होगा, वो बच्चा भाषा अर्जित कैसे करेगा? वो जानवरों के बीच में रहेगा तो जानवरों की तरह बिहेव करेगा, जानवरों की तरह बातें करेगा। तो भाषा के विकास में संज्ञान का बड़ा महत्व होता है। अगर हो सकता है यहाँ पे संज्ञान ना हो तो हो सकता है कि ऑप्शन में बदल दे कि भाषा के विकास में समाज का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल सही है। भाषा के विकास में आनुवांशिकता का भी बड़ा रोल होता है, हो सकता है। भाषा का विकास में जो है और सांस्कृतिक पहचान का भी बड़ा रोल होता है। अब हम हिंदी बोलते हैं, अब हमारे जो है कोई और जो है इंग्लिश बोलता होगा, तो सांस्कृतिक पहचान है भाई, वहाँ अमेरिका की सांस्कृतिक पहचान है, अमेरिका इंग्लिश बोलना, कोई उर्दू बोलना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें इसके आंसर है, कोई एक मूल कारण नहीं है। हमें चीज़ों को बस समझना है कि इन 4 में से क्या आंसर बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में जो है जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी? तो जेंडर रूढ़िवादिता मतलब जो रूढ़िवादिता जो पुराने समय से चली आ रही है, जेंडर को लेकर के, लिंग भेद को लेकर के, लड़का और लड़की में भेद करते हैं ना, अक्सर देखा होगा कि लड़का और लड़की में भेद करना, कि लड़की जो है ये काम नहीं कर सकती, लड़का ये कार्य नहीं कर सकते। आजकल आपने देखा होगा कि लड़के जो है बड़ा डांस करते हैं, है ना, ये जो है जो शॉर्ट्स वीडियो में आते हैं, ठुमका लगा लगा के नाचते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जेंडर जो है पहचान, उसको स्टेरियोटाइप को तोड़ने का प्रयास किया गया है कि भैया लड़के भी वैसे ही ठुमका लगा सकते हैं, नाच सकते हैं, है ना। तो ये जेंडर रूढ़िवाद, लड़कियां भी फाइटर प्लेन उड़ा सकती हैं, लड़कियां भी जो है मिलिट्री में जा सकती हैं, है ना, लड़कियां भी बड़े बड़े डिसीजंस ले सकती हैं, कंपनी के सीईओ बन सकती हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने का जो है प्रयास इसी तरीके से होता है। जेंडर भूमिका, तो यहाँ पे जो आंसर है इसका, तो जेंडर पक्षपात के बारे में जो है परिचर्चा कर लीजिए, विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, पृथक खेल। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, जो भी पक्षपात हो रहे हैं उस पर बच्चों के सामने चर्चा करनी चाहिए। जो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता, सब खेल सकते हैं। आप रंगोली, लड़का एक रंगोली बना सकता है और लड़की क्रिकेट खेल सकती है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल ज़्यादा सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो एक व्यक्ति के जो है डेवलपमेंट को जो प्रभावित करता है वो है हेरिडिटी, और उसका और वो जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है, ये मूल कारण होते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे वंशानुक्रम, जहाँ पे हेरिडिटी की बात हो रही है, परिवार का वातावरण, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि, सोशल जो है लाइफ जिस तरीके से, तो वो इन्वायरमेंट में ही आ जाता है एक तरीके से। भाई अगर सामाजिक जो है स्थिति, अमीर गरीब कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है ना, वो किस एरिया में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, ये सारी चीजें जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहां पे जो आंसर है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहां पे आंसर आप ऑप्शन डी जो है लगाएंगे। नेक्स्ट, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। तो बालक की जो शारीरिक और विकास की जो दिशाएं होती हैं, दिशा होती है, तो मैंने आपको कल ही ये क्वेश्चन कराया था कि जो बच्चे की जो डेवलपमेंट की जो दिशा होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो कहते हैं सेफेलोकॉडल, ये नोट कर लीजिएगा, और एक कहते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टल डिस्टल। तो सेफेलोकॉडल में बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से शुरू होता है और पैर की ओर चलता है। तो सिर से पैर की ओर जाता है, तो इसे कहते हैं शिरोपदः भिमुख जो है सिद्धांत भी कहते हैं। और प्रॉक्सीमोडिस्टल में क्या होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो शरीर के मध्य भाग से शुरू होता है और मध्य भाग से शुरू होकर के उसके बाहर परिधि की ओर जाता है, उसके परिधि से, उसके मध्य भाग से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है। मतलब अगर हम प्रॉक्सीमोडिस्टल के तहत हम बात करें तो बच्चे के शरीर के भीतर के अंग जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ और भी चीज़ें डेवलप होंगी। सेफेलोकॉडल में बच्चे का पहले सर ही डेवलप होता है, फिर वहीं से शुरू होता है, उसके सारे बाकी अंग जो है डेवलप होने लगते हैं। तो ये दो हैं, तो इसी दो दिशाओं में जो है कार्य होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे सिर से पैर और शरीर के मध्य, यहाँ पे आंसर देखिए, मैं सिर से पैर और तो शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर जो है इसकी दिशा होती है। ठीक है, आंसर बी है। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो वहां पे मैंने समावेशी शिक्षा की विशेषता के संबंध में बातें आपको बताई थी पहले ही। तो ये केवल विशेषता आवश्यकताओं वाले बच्चों को सीखने की अभिवृद्धि करती है। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये आई गेस मैंने रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो अब यहां पे देखिए परिभाषा इसकी दे दी गई है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा, समावेशी का मतलब ही होता है कि ऐसी शिक्षा देना जहां पे ऐसा विद्यालय जहां पे सभी बच्चों को जो है शामिल किया जाता है, सभी बच्चों को जो है पढ़ने की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, है ना। गरीब का मतलब है जो बिल्कुल फीस नहीं पे कर सकता है, तो उसको भी पढ़ने की जो है छूट दी जाती है। कहां से मिलती है वो छूट? आरटी एजुकेशन के तहत। हर साल दिसंबर में फॉर्म भरे जाते हैं आरटीए के तहत। प्राइवेट स्कूलों में, बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूलों में, आपके एरिया में आपको 9 स्कूल चुनने का जो है हक होता है आरटीए के तहत। आप फॉर्म भरिए ऑनलाइन। सिर्फ आपको करना क्या है, आपकी बस केवल एक आय जो होती है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सालाना आय आपकी 1 लाख रुपए से अगर कम है तो आप अपने बच्चे का एडमिशन आपके आसपास जो भी स्कूल्स आते हैं, जैसे आप जिस एरिया में भी रहते हैं उस एरिया में जो भी बड़ा महंगा स्कूल होगा उस स्कूल में बच्चा आपका पढ़ने के लिए जो है वैलिड होगा। ठीक है, और आपको बस फॉर्म भरना होता है। तो वहाँ ऐसे जो है चीज़ों जो है देखी जाती है। तो यहाँ पे केवल विशिष्ट विद्यालयों में ऐसे बच्चों की बात हो। विशेष आवश्यकता का मतलब होता है जो आँख, सुनने, कान जो है सुनने देखने में जो है अक्षमता हो उनके अंदर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में जो है अधिकतम समय शिक्षा देना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। तो यहाँ पे जो 24वें का आंसर है देखिए, तो यहाँ पे परिभाषित करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा देना बिल्कुल भी नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना, मतलब उनके लिए अलग जो है प्रोवाइड कर देना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय जो है शिक्षा देना या पूरे समय शिक्षा देना। तो देखिए इनके लिए एक विशेष प्रावधान हो सकता है कि भाई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो उसको जो है थोड़ा सा समय जो है दिया जा सकता है ना। क्योंकि बच्चा मान लीजिए उसको सुनाई कम पड़ता है, दिखाई कम पड़ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा अधिक समय दिया जा सकता है कि वो पूरी चीज़ें, अब मान लो जिसको दिखाई कम पड़ रहा है, अब बोर्ड में लिखा हुआ है, सब बच्चे कह रहे हैं मैंने सर नोट कर लिया, अब वो कह रहा है सर 2 मिनट, मैम 2 मिनट, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी।
इरफान जो है खिलौनों को जो है, उसके पिता जो है एक खिलौना लेके आए होंगे तो उस खिलौने के उसने तोड़ दिया, उसके अर्जे पुर्जे जो है सबको जो है खोल खाल के देखने के लिए उसने अलग कर दिया, तो आप क्या करेंगे? तो आप उस पर नज़र रखेंगे, उसको डांटेंगे कि यही सब आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चा क्या दिख रहा है आपको, वो तोड़ा ज़रूर है, उसके अंदर जो है इस बात की जिज्ञासा भरी हुई है कि इस जो है मशीन के अंदर है क्या, तो इसलिए उसने तोड़ा, क्योंकि उसने पहले ही लिख दिया है कि उसको पुर्जों को देखने के लिए उसने अलग कर देता है। यहां वो तोड़ना अगर होता तो मैं क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता था, लेकिन यहां पे क्वेश्चन पहले ही बता दिया कि वो देखना चाह रहा है कि पुर्जे में क्या है। तो वो एक जिज्ञासु जो है स्वभाव का बच्चा होगा, और उसकी जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है, उसको सही दिशा में प्रोत्साहित करना है, सही दिशा में संचालित करेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं कक्षा में जो है दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन मिल गया, और 101% ये क्वेश्चन आता है। दृष्टिबाधित का है या श्रवण बाधित का है या अधिगम अक्षमता के संबंध में आए, सभी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जिसको आंख से सही नहीं दिख रहा हो, 5वीं कक्षा का बच्चा है, तो उसको निचले स्तर के कार्य जो है करने की छूट देंगे आप, या उससे माता पिता और मित्रों द्वारा दैनिक कार्यों को करने की सहायता की जानी चाहिए, इस बारे में जो है छूट देंगे, या फिर उसके साथ जो है कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि सामान्य रूप से व्यवहार करना किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि ये समावेशी क्लासरूम है, समावेशी स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ पे समावेशी शब्द का बहुत बड़ा रोल है। तो समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। और जो है दृष्टिबाधित है तो सुनने वाली सीढ़ियाँ, मतलब टीवी लगा दीजिए, उसमें म्यूजिक हो, ऑडियो हो, ऑडियो के माध्यम से जो है वो सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, वो चीज़ों को सुनने की जो है क्षमता उपलब्ध करानी चाहिए। तो आंसर यहाँ पे या फिर कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन सी। बार बार चीज़ों को समझा रहा हूँ, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट आप कर सकते हैं हमको, आपको कोई भी बात कहनी है आप हमें जो है पर्सनल जो है मेरा आईडी भी दिया हुआ है, मेल भी दिया हुआ है, आप उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, रीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका प्रमुख लक्ष्य है, या केवीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करिएगा। मैं आपको सारी तैयारी आपको कंप्लीट करा दूंगा, कोई भी पैसा चार्ज नहीं होगा, ना ही मैं पैसा के लिए कोई प्रोत्साहित करूंगा कि आप किसी भी चैनल को जो है आप इस जो है कार्य के लिए जो है पैसा दीजिए। सारा जो है मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो ठीक है, दूसरे का पढ़िए, दूसरे का पसंद आए तो ठीक है, तो तीसरे का पढ़ लीजिए, है ना। आपको सब कुछ जो है पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को देखिए तो फिर दूसरा वीडियो भी देख लीजिए। जब तक मैं दूसरा वीडियो नहीं अपलोड करता हूं तब तक खाली तो बैठोगे नहीं, है ना। तो पढ़िए, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, तो जहां से अपॉर्चुनिटी मिल रही है बस आप ले लीजिए, पहले ले लीजिए, फिर डिसाइड करिएगा करना है कि फेंकना है ना। ध्यान रखिएगा, कहते हैं एक बार अगर आपकी नौकरी की जो है किस्मत चल गई, एक बार आपकी नौकरी लग गई, तो पता नहीं क्या होता है कि वो अक्सर जो है वो चीज़ ऐसा हो जाता है कि वो लगती ही रहती है। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी नौकरी 5 साल वो तैयारी करता रहा, कभी नहीं लगी उसकी नौकरी, परेशान हो गया, रोता रहता था। और देन उसको सडनली जब उसकी जो है एसएससी में नौकरी लगी, तो सॉरी उसकी रेलवे में जब नौकरी लगी तो रेलवे में लगी, फिर वो जो है एसएससी में नौकरी पा गया। एसएससी में नौकरी पाने के बाद दूसरी बार एसएससी में बेस्ट जॉब जो है पाया, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है होता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करिए, पढ़ाई आपके काम ही आएगी, इसलिए जितना वक्त पढ़ने में गुजारेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और चीज़ें जो है बस एकाग्र होकर पढ़िए, नोट्स ज़रूर बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है। तो क्या होता है सृजनात्मक उत्तर का मतलब क्या होता है? ऐसे उत्तर क्या होते हैं? ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है क्लोज्ड एंडेड होता है, एक ओपन एंडेड होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 27वां क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्लोज्ड एंडेड है, मतलब इसका एक आंसर आपको पता है कि मैंने आंसर बी लगा दिया, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है। तो क्लोज्ड एंडेड जो है इसके कहते हैं क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड एंडेड कहते हैं इसे, याद रखिएगा। इस क्लोज्ड एंडेड को अगर हिंदी में बात करें तो अभिसारी चिंतन वाले प्रश्न कहते हैं, अभिसारी प्रश्न कहते हैं, अभिसारी प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये मुक्त उत्तर वाले क्या का मतलब होता है? सृजनात्मक उत्तर के जो सृजनात्मक वाले जो प्रश्न होते हैं इसके एक उत्तर नहीं होते, इसके कई उत्तर होते हैं। तो जब आप बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सृजनात्मक वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो बच्चा जो होता है उस प्रश्न के कई उत्तर सुझाता है।
तो जब कई उत्तर सुझाएगा तो इसे कहेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, इसके कई उत्तर होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं अपसारी प्रश्न। ध्यान रखिएगा, अपसारी प्रश्न वाले क्वेश्चंस कहते हैं प्रश्न या अपसारी उत्तर देना। ठीक है, जिसके कई उत्तर होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको पर्यावरण के संबंध में मैंने आपसे पूछा कि जल प्रदूषण के संबंध में जो है कारक बताइए कि जल प्रदूषण किन किन चीज़ों से होता है। तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, केमिकल से होता है ना, कारखानों से होता है, कारखानों से निकलने वाला धुआं भी जो है आसपास जो है खराब करता है। ठीक है, और केमिकल होता है, ये होता है, रासायनिक जो है उर्वरक होते हैं, इससे जल प्रदूषण होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रसित है वो 100 को वाज लिख देता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर लिख देता है, 61 को 16 लिख देता है। इस तरीके से चीज़ें हैं। बी को डी लिख देता है ना, डब्ल्यू को एम लिख देता है, एफ को उल्टा एफ लिख देता है। तो ये जो चीज़ें हैं, बच्चा अंतर नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे लिख नहीं रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है, मतलब लिखे हुए चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि ये लिखा क्या है। उसके अंदर अगर वो न्यूक्लियर पढ़ता होगा मान लीजिए, तो अनक्लियर को भी न्यूक्लियर ही पढ़ेगा। 100 को 100 पढ़ता होगा तो वो वाज को भी 100 पढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर है इसका अंतर नहीं कर पा रहा है इसमें लिखे हुए का, तो इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। ये एक पठन विकार है, ध्यान रखिएगा, एक पठन विकार है। यहां पे बच्चा जो है कुछ शब्दों में जो है चीजें को पक समझ नहीं पाता है कि ये एफ है कि ये एफ है। ठीक है, ये बी है कि ये बी है, ये 1 है 6 है और 61 को भी वही चीज समझ लेता है। तो ये एक पठन विकार है जिसे कहते हैं डिसलेक्सिया। अगर हम बात करें डिसमॉर्फिया, यहां पे जो है आंसर। ठीक है, मैं आपको जो है अधिगम विकार के संबंध में और भी चीजें बताऊंगा। एक प्रॉपर पूरा वीडियो पड़ा हुआ है अधिगम विकार का मेरा। ठीक है, आपको बस जो है मेरे वीडियोस में जो है आपको प्लेलिस्ट में जाना है सीटेट की, और वहां पे अधिकार लिख दिया मैंने, अधिगम विकार जो है लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी कक्षा में जो है कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आप अपने विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, तो ये बच्चों की गलतियों का जो है बुद्धि का निम्न स्तर मानेंगे, या बच्चे में ने अभी तक जो है संकल्पनात्मक जो है स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण जो है विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, या बच्चे की अध्ययन में रुचि नहीं है, वो अनुशासनहीन है इसलिए, या फिर बच्चों को अपनी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना, अगली कक्षा में जो है प्रोन्नत नहीं करना, या आपको अपनी कक्षा में जो है प्रोन्नत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बच्चे देखिए गलतियां करेंगे, गलतियां ही उसके सीखने की एक पहली सीढ़ी मानी जाती है। जब वो गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। आप किसी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, इसलिए आपसे भी अक्सर कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करिए। जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आप पेपर्स जब सॉल्व करते हैं तो पेपर में आप चिंतन करते हैं, सोचते हैं। फिर किसी क्वेश्चन को आपने पढ़ा देखा और आपको पता था, फिर भी आपने वो क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर दिया, तो अगली बार जब वो क्वेश्चन आता है या उसके संदर्भ में उसके जैसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस चीज को ध्यान रखते हैं कि ये मैंने गलती की थी। आपने मान लीजिए फिर भी गलती कर दी, तो तीसरी बार जब क्वेश्चन आएगा तो फिर से आप वो गलतियां नहीं करेंगे। तो जितना ज्यादा बच्चा गलतियां करता है वो उसकी सीखने की एक सीढ़ी मानी जाती है। गलतियां उसकी सीखने की पहली सीढ़ी हैं और उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में जो है मदद करती हैं। ध्यान रखिएगा, विकास में उसके मदद करती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बच्चे की गलतियां जो है बच्चे के विकास में मदद करती हैं, तो बिल्कुल हाँ मदद करती है। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अगर बच्चा फिर भी गलतियां कर रहा है तो समझने की जरूरत है, थोड़ा टीचर को अपनी जो है जो भी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करता है उसको चेंज करने की जरूरत है। मान लीजिए ए फॉर एप्पल बार बार बता रहे हो, अगर उसको समझ नहीं आ रहा है कि ए फॉर एप्पल 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 होता है, तो उसको थोड़ा सा क्या है चित्र लेखन द्वारा जो है चीजें चाहे तो बच्चे को जो है फोटोज दिखाइए। देखिए अक्सर आपने देखा होगा प्री नर्सरी वाला बच्चा जो है पिक्चर्स को बहुत अच्छे से जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है, याद कर लेता है, लेकिन वो लिखने की हैबिट उसको नहीं आती। अगर उसको अक्षर ए लिख दो और उससे पूछो ये क्या है तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन उसी जगह आप जो है ए फॉर एप्पल बना दोगे ना, है ना, तो वो चीजें बता देगा ये एप्पल है। ठीक है, उसको कलर बता दोगे, एप्पल के में कलर कर दोगे तो ये तुरंत बता देगा रेड है। और हो सकता है कि रेड अलग से कलर होगा तो कहेगा सोचेगा। तो ये होता है। तो यहाँ पे आपको बच्चों को थोड़ा सा मेच्योर, जैसा धीरे धीरे एज बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें सीखेगा, जितनी जल्दी गलतियां करेगा उससे भी सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी।
आखिरी क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी डैश डैश है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, अभिसारी चिंतन, अभिसारी प्रश्न, अपसारी चिंतन, अभिसारी प्रश्न, ये सब बारे में बताया था। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चा क्या होगा, जिसका आईक्यू, नोट कर लीजिए, जिसका आईक्यू 120 अप्रॉक्स होगा, 120 प्लस होगा, वो प्रतिभाशाली बच्चा कहलाता है। जिसमें जो है सोचने और समझने की क्षमता बेहतर होती है, वो सामान्य बच्चों से बहुत अच्छा सोच पाता है ना। कार्य में उसकी आंतरिक रुचि होती है, किसी भी कार्य को करने में वो आनंदित महसूस करता है, उसमें लालायित रहता है। वो उसको जो है जैसे स्कूल से घर जाएगा और 2-4 मिनट खाना आना खाएगा, जो भी थोड़ी देर रेस्ट करेगा, उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप कार्य में जो है अपने काम को होमवर्क करने में बैठ जाएगा। तो ऐसा जो बच्चा होता है वो होता है अपसारी चिंतन वाला व्यक्ति। अपसारी चिंतन का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का, मान लीजिए किसी प्रॉब्लम के वो जो है अपनी चिंतन के माध्यम से कई सॉल्यूशंस जो है सुझा सकता है। अभिसारी वाला क्या होता है, वहीं पे प्रॉब्लम जो होता है उसका एक ही सॉल्यूशन देता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो ये अपसारी चिंतन वाला क्वेश्चन है कि अभिसारी चिंतक का क्वेश्चन है, चिंतन वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है ये अपसारी चिंतन का क्वेश्चन होगा। तो यहां पे जो आंसर है वो है अपसारी चिंतक, ठीक है, ऑप्शन यहां पे बी होगा। तो इस तरीके से हमने आज जो है रीट के सीडीपी जो है क्वेश्चन पेपर जो है पहला सॉल्व किया है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे, डेली ईवीएस का, हिंदी का सारे पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, एसएसटी के, पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंपल शब्दों में बताया गया है, इसी तरीके से आपको पढ़ना होगा अगर आप रीट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आपको पास करना चाहते हैं। कठिन शब्दों में जो है चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।